हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 22 से लेकर 28 अगस्त 2022 तक का है। और आप सभी को बता देता हूं कि पिछले हफ्ते पीडीएफ अवेलेबल नहीं हुआ था, पिछले हफ्ते के एडिशन का, इसलिए पिछले हफ्ते वीडियो नहीं आई थी। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों ही एडिशन को कवर करेंगे, यानी टोटल हम 15 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं या जो भी चर्चा में रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम के लिए, वो कवर करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी है, इसके बारे में न्यूज़ है कि इसको दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो एक्चुअली में 2015 में सभी को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, और ये 2022 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे अग्निपथ योजना की न्यूज़ है। आप सभी को पता है जो नई योजना आई है सेना में भर्ती के लिए, अग्निपथ योजना, तो इसके तहत अब महिला अग्निवीरों को भी भर्ती किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे योजना में अप्लाई करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है, तो ऐसे सैनिकों को अग्निवीर कहा जाता है। ये शब्द मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। अग्निपथ योजना इम्पॉर्टेंट है और अग्निवीर नाम इम्पॉर्टेंट है। तो अब महिला अग्निवीरों की भी भर्ती की जाएगी अग्निपथ योजना के तहत। इसके लिए मिलिट्री पुलिस ने भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या एलिजिबल हैं तो आप मिलिट्री पुलिस की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। इसके बाद स्कूलों से न्यूज़ है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके जो पाठ्यक्रम होते हैं, यानी उनका सिलेबस होता है, वहाँ पे भारत के जो सैनिक हैं इनके वीरता से रिलेटेड पाठ्यक्रम में इन्फॉर्मेशन या चैप्टर ऐड किए जाएंगे, ताकि भारत में जो बच्चे हैं इनको कम उम्र में ही यहाँ पे राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाया जा सके, उनके राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना उनके अंदर पैदा की जा सके। तो जो स्कूली पाठ्यक्रम है इसका हिस्सा बनाया जाएगा भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानियाँ का। तो ये एक अच्छा कदम है। इसके बाद यहाँ पे जो CUET UG परीक्षा थी, CUET परीक्षा, ये 30 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ठीक है, तो CUET क्या है? जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं यहाँ पे प्रवेश पाने के लिए एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, CUET UG, जो कि अभी 2022 की जो होने वाली थी, इसको 30 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नई डेट बाद में डिसाइड की जाएगी और जो नई डेट होगी वो 30 अगस्त के बाद ही आएगी। फिर यहाँ पे एक सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत और चीन की जो सेनाएं हैं एक साथ अभ्यास करेंगी, ये दावा किया जा रहा है। तो ये जो सैन्य अभ्यास है इसका नाम है वोस्तोक 2022। ठीक है, वोस्तोक 2022 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभ्यास का नाम, वोस्तोक 2022। और ये होगा कहाँ? ये होगा रूस। ठीक है, ये होगा रूस में। तो रूस में होगा वोस्तोक 2022। और यहाँ पे भारत और चीन के साथ ही साथ और भी बहुत सारे देश हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। फिर देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं नामग्या सी खाम्पा। नामग्या सी खाम्पा इम्पॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये हाल ही में भारत की नई उच्चायुक्त बनी है। कहाँ पे? केन्या में। तो याद रखिएगा, केन्या में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं नामग्या सी खाम्पा। ये आपको इनका नाम याद रखना है। जो भी उच्चायुक्त होते हैं, मतलब कि हाई कमिश्नर होते हैं या एम्बेसडर होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखना आपको। इसके बाद यहाँ पे जो बाइडन ने एक हस्ताक्षर किए हैं जो कि फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता पे हस्ताक्षर किए गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब औपचारिक रूप से फिनलैंड और स्वीडन जो है ये नाटो के सदस्य बन गए हैं, इनको मंजूरी दे दी गई है। तो क्वेश्चन आपसे सीधे पूछ सकता है कि कौन से दो नए देश अभी नाटो में जोड़े गए हैं? तो फिनलैंड एंड स्वीडन। इसके बाद हैं गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो ये की न्यूज़ में है? ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है गुस्तावो पेट्रो। फिर हाल ही में यहाँ पे सिंगापुर ने अपना 57वां यानी कि 57वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है 9 अगस्त को। ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सिंगापुर मनाता है हर साल 9 अगस्त को अपना राष्ट्रीय दिवस, और इस साल 57वां यानी 57वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नासा से न्यूज़ है। तो नासा का एक रोवर था जिसका नाम था क्यूरोसिटी सेवर।
ये रोवर का नाम था और ये रोवर भेजा गया था मंगल ग्रह पे। और हाल ही में इस रोवर ने मंगल ग्रह पे 10 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो हाल ही में नासा ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मंगल ग्रह पे 10 साल पूरे किए इस रोवर ने, तो आपको इसका नाम याद रखना, क्यूरियोसिटी सेवर। ठीक है, इसके बाद गूगल की न्यूज़ है। तो गूगल ने यहाँ पे एक परियोजना शुरू की गई है गूगल के द्वारा भारत के लिए, जो कि है उड़ान परियोजना। तो भारत की आज़ादी के 75 साल के सफ़र में हासिल की गई जो भी अहम उपलब्धियां हैं उनको एकत्रित करते हुए गूगल ने एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है जिसका नाम है इंडिया की उड़ान। परियोजना का नाम आपको याद रखना है, इंडिया की उड़ान। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? गूगल के द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो इस परियोजना में जो भी भारत का सफ़र रहा है अभी आज़ादी का 75 वर्षों का, तो इसका जो भी भारत का सफ़र रहा है इसको अलग अलग कलात्मक चित्रण के द्वारा, पिक्चर्स द्वारा, आर्ट के द्वारा यहाँ पे शो किया गया है गूगल के द्वारा। तो आपको गूगल नाम याद रखना है और उड़ान परियोजना का नाम याद रखना है। इंडिया की उड़ान पूरा नाम है इसका, इंडिया की उड़ान परियोजना। इसके बाद है लीजा किटली। तो इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की ये कोच थी, हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की जो हेड कोच हैं लीजा किटली, इन्होंने इस पद को छोड़ दिया है। इसके बाद है रूपाली एच देसाई। तो ये हाल ही में अपीली कोर्ट में जज बनी हैं और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारतवंशी हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अपीली कोर्ट में ये जज बनी हाल ही में। इसके बाद है बेट्टी ब्रोमेज। इन्होंने 93 साल की उम्र में हवाई जहाज़ के पंखे पे चढ़कर उड़ान भरी है। ये आप देख सकते हैं फ़ोटो में, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये एरोप्लेन है, इसके ऊपर ये जो पर्सन है ये हैं बेट्टी ब्रोमेज। तो इनकी उम्र है 93 साल की, 93 ईयर्स की, और इन्होंने हवाई जहाज़ के पंखे पे 5वीं बार अभी उड़ान भरी है। ठीक है, पहली बार नहीं, ये 5वीं बार है। ठीक है, तो इस कारण से इनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि जो भी रिकॉर्ड्स में शामिल होते हैं नाम, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद केन्या के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं विलियम रूतो बन गए हैं केन्या के नए राष्ट्रपति। इसके बाद हैं दलाई लामा। तो इन्हें तो आप सभी जानते होंगे। तो हाल ही में इन्हें लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए हैं दलाई लामा। ठीक है, तो जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है लद्दाख का, इसका नाम क्या है? इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसका नाम है डी पॉल RNGM डस्टन। ठीक है, तो पुरस्कार का यानी सम्मान का नाम भी आपको याद रखना है। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी याद रखना है, और दलाई लामा को दिया गया है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हैं आर्या वाल्वेकर। तो ये मिस इंडिया US 2022 बनी हैं, भारतीय अमेरिकी हैं ये आर्या वाल्वेकर। और हाल ही में इस साल के लिए यानी कि 2022 के लिए इन्हें मिस इंडिया USA चुना गया है। इन्होंने मिस इंडिया USA का खिताब जीता है 2022 का। इसके बाद हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो ये CSIR यहाँ की महानिदेशक नियुक्त हुई हैं ये, और ये इम्पोर्टेंट है अपॉइंटमेंट में बात किया जाए तो वरिष्ठ वैज्ञानिक है ये नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। इनको वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR का महानिदेशक चुना गया है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये सुन लीजिए, क्योंकि ये पहली महिला हैं इस पद पे आने वाली। ठीक है, ये पहली महिला हैं CSIR की महानिदेशक बनने वाली, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जो भी वहाँ की अर्थव्यवस्था उसको 1000 अरब डॉलर करने का एम लिया है, और उस एम को पूरा करने के लिए इन्होंने डेलॉयट इंडिया को सलाहकार नियुक्त किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉयट इंडिया को सलाहकार नियुक्त किया है वहाँ की अर्थव्यवस्था का जो उनका एम है उसको पूरा करने के लिए। इसके बाद हैं श्री इंद्रजीत कैमोत्रा। तो ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO बने हैं। ठीक है, MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, यानी कि प्रबंध निदेशक हिंदी में कहेंगे तो MD को, और CEO को मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO बने हैं श्री इंद्रजीत कैमोत्रा।
इसके बाद है श्री रंजीत रथ। श्री रंजीत रथ ये हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन चुने गए हैं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन बन गए हैं श्री रंजीत रथ, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है रविंदर टक्कर। रविंदर टक्कर ये वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, वोडाफोन आइडिया के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है रविंदर टक्कर, इनका भी नाम आपको याद रखना है। नियुक्तियों के जो भी क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। इसके बाद नई दिल्ली से न्यूज़ है, तो इस साल का जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट, ये कहाँ पे होना है? ये होगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। इसके पहले भारत में बात करते हैं तो 1974 में ये कांग्रेस हुई थी, इसकी मेज़बानी भारत ने की थी। और अब ये जो समिट है 2022 में भारत में होगा। भारत में कहाँ? नई दिल्ली में। इसके लिए एक थीम रखी गई है, तो थीम को आपको याद रखना है। थीम थी इसकी आजीविका और पोषण। ठीक है, इसकी थीम रहेगी आजीविका और पोषण। और ये जो समिट है ये 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी नई दिल्ली में। तो थीम और प्लेस, दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके बाद अमेज़न से न्यूज़ है, तो अमेज़न इंडिया ने जो उनकी डिलीवरी सेवाएं हैं इनको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इसके तहत अमेज़न इंडिया ने 110 से भी ज़्यादा इंटरसिटी मार्गों पर ग्राहकों तक अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारतीय रेलवे के साथ अभी किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने MOU साइन किया है, समझौता किया है अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए? तो आपका आंसर होगा अमेज़न। फिर यहाँ पे NPCI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इन्होंने IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत भारत में जो डिजिटल भुगतान हो रहा है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए, उसको और भी ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे IIT कानपुर एक सुरक्षित तकनीक विकसित करेगा ताकि जो पेमेंट्स होती हैं उनको सिक्योर किया जाए। ठीक है, तो NPCI ने इसके लिए IIT कानपुर के साथ टाई अप किया है। फिर यहाँ पे बिहार की न्यूज़, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो एक वेधशाला है यहाँ पे बिहार के एक कॉलेज की, इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को में जब भी कोई चीज़ शामिल होती है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और वहाँ से चांसेस लगभग 90% के ऊपर चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के। तो देखते हैं। तो बिहार में कॉलेज है लंगट सिंह कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज का नाम है। यहाँ की वेधशाला है, जो वेधशाला है ये 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला है। इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार का लंगट सिंह कॉलेज है, यहाँ की 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला है, इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को से रिलेटेड है, इसलिए आपको याद रखना ही है। फिर यहाँ पे UN महासभा से न्यूज़ है, तो जो UN महासभा इन्होंने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को हाल ही में मानवाधिकार मान लिया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छ और स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता देने का जो प्रस्ताव था इसको पारित किया अभी हाल ही में। और ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव है जिसके समर्थन में 161 देशों ने वोट भी कर दिया है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये पास ही हो जाएगा, और इसके बाद जो स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण है ये मानवाधिकार में शामिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हैं IFS श्वेता सिंह, भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS की अधिकारी हैं श्वेता सिंह। इनको PMO यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि PMO से रिलेटेड है। तो श्वेता सिंह नई निदेशक नियुक्त की गई हैं PMO में। इसके बाद हैं श्री सुरेश N पटेल, तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। सुरेश N पटेल जी को देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, और ये भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। इसका देखते हैं स्मृति शेष, तो यहाँ पे ग्रैमी विजेता एक गायिका हैं और अभिनेत्री हैं जिनका नाम था ओलिविया न्यूटन। ओलिविया न्यूटन, हाल ही में इनका 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। फिर यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंपायर थे क्रिकेट के, जो कि काफ़ी फेमस थे, आपने देखा भी होगा कई बार, रूडी कर्टजन। हाल ही में 73 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कन्नड़ गायक थे शिव मोग्गा। ठीक है, शिव मोग्गा सुबन्ना, हाल ही में 83 वर्ष की आयु में इनका भी
निधन हो गया है। इसके बाद देखते हैं द स्नोमैन और फंगस द बोगीमैन, इनके लेखक जो थे रेमंड ब्रिक्स हाल ही में 88 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। इसके बाद है हॉलीवुड की अभिनेत्री निकेल निकोल्स, ठीक है, निकेल निकोल्स, हाल ही में इनका भी निधन हुआ है, हॉलीवुड अभिनेत्री थी ये। इसके बाद है सिनेमेटोग्राफर टॉम रिचमंड, ये सिनेमेटोग्राफर थे हॉलीवुड के और हाल ही में 72 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। इसके बाद मूव करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की ओर। तो यहाँ पे देखिए 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे। कब मनाया जाता है? हर साल 12 अगस्त को। हर साल इसके लिए एक नई थीम चुनी जाती है और थीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस साल की थीम याद रखिएगा, इस साल की थीम थी इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, ये थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की 2022 की थीम। अब जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे, ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसको मनाया क्यों जाता है? तो इसको मनाने का मेन एम ये है कि जो भी विश्व में युवा हैं उनकी जो आवाज़ है उनको अलग अलग संगठनों तक पहुंचाया जाए, उनके जो कार्य हैं, उनके द्वारा जो किए गए आविष्कार हैं उनको देश दुनिया तक पहुंचाया जाए, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनी जाएं। तो इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार 12 अगस्त सन 2000 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। इसके अलावा भारत का भी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, वो भी आप याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद है 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस, यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसके लिए भी अलग अलग थीम चुनी जाती है हर साल। इस साल इसकी थीम रखी गई है पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, ठीक है। तो 19 अगस्त को ये दिन मनाया क्यों जाता है? 19 अगस्त को ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि आप सभी को पता है फ़ोटोग्राफी एक तरह की कला है और आपने कई बार सुना होगा कि एक जो फ़ोटो है वो शब्दों से ज़्यादा बयां कर देती है चीज़ें। तो ये जो कला है इसको और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और जो अलग अलग दुनिया भर में फ़ोटोग्राफ़र हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं, जो कला है, इसको प्रमोट करने के लिए हर साल 19 अगस्त को ये विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है 19 अगस्त की डेट क्यों चुनी गई? तो 19 अगस्त को डेट इसलिए चुनी गई क्योंकि 1839 में फ़ोटोग्राफी प्रक्रिया की घोषणा की गई थी उस समय, और उस प्रक्रिया को समय डोगोरोटाइप कहा जाता था, डोगोरोटाइप प्रक्रिया कहा जाता था। और इस प्रक्रिया को दुनिया की पहली फ़ोटोग्राफी प्रक्रिया माना जाता था और फ्रांस के जोसेफ नाइसफोर और लुइस डागेर ने इसका आविष्कार किया था। और इसके बाद 19 अगस्त को ही जो डेट थी वो थी 19 अगस्त को, ठीक है। तो 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की जो सरकार है इन्होंने इस आविष्कार की घोषणा की थी और उसका पेटेंट हासिल किया था, इसलिए 19 अगस्त डेट इम्पॉर्टेंट है। उसी तारीख को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं MCQ के सेक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था इसमें कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 7 पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। फिर है, इस वर्ष एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शॉट पुट स्पर्धा जो है इसके विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता बने हैं रेयान क्रूजर। फिर इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है इसके कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं रिसेंट में, ये पूछा जा रहा है। तो ये है सैफ अहमद। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो ये हैं वीरेंद्र सहवाग। फिर है, नेशनल फुटबॉल म्यूजियम किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, इस वर्ष वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप अमेरिका के किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी यूजीन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी लीजी जिया ये किस देश के लिए खेलते हैं? आपको ये बताना है। तो ये खेलते हैं मलेशिया के लिए। फिर है, वर्ष 2020 में पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से सेकंड, डेनियल मेदवेदेव। फिर है, ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है, कर्णम मल्लेश्वरी।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मिताली राज ने भारत के लिए कितने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? तो इसका राइट आंसर है 89। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2021 में किस देश को हराकर ICC T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, इनमें से किस खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शामिल नहीं किया गया है? तो जो निशानेबाजी है इसको शामिल नहीं किया गया था। फिर इनमें से किस क्रिकेटर को वर्ष 2021 में अर्जुन अवार्ड मिला है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से शिखर धवन को 2021 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। फिर इस वर्ष FIH हॉकी 5 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले के वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। फिर वर्ष 2021 में AFC एशियन कप टूर्नामेंट किस देश में खेला गया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है कतर। फिर विजेंदर सिंह किस खेल में भारत के दिग्गज खिलाड़ी हैं? ये जो विजेंदर सिंह है आपको बताना है कि कौन सा खेल खेलते हैं ये। तो ये खिलाड़ी हैं मुक्केबाजी के। फिर वर्ष 2022 में किस कार रेसर ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो इसका राइट आंसर है सर्जियो पेरेज। नेक्स्ट है, स्लोएन स्टीफन्स टेनिस में किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? ये जो स्लोएन स्टीफन्स हैं ये खिलाड़ी हैं। आपको बताना है कि टेनिस में ये किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी किस देश के लिए खेलती हैं? तो ये खेलती हैं अमेरिका में। फिर वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी को ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनमिन मलान को। फिर इस वर्ष मलेशिया ओपन में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट है, चीन के शटलर लिन डेन ने कितनी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है 2 बार। नेक्स्ट है, पैरा खिलाड़ी अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित है ये? तो ये संबंधित है पैरा निशानेबाजी से। नेक्स्ट है, इनमें से किस क्लब ने इस वर्ष इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैनचेस्टर सिटी। फिर है, गुजरात टाइटंस ने इस वर्ष किस टीम को हराकर IPL जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स। बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष FIH हॉकी वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था? तो ये वर्ष था 1975। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की ओपनिंग सेरेमनी में PV सिंधु के अलावा भारत के ध्वजवाहक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थे मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है, रग्बी खेल की शुरुआत किस देश से हुई है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। फिर है, वर्ष 1920 में किस शहर में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? 1920 की बात हो रही है, यानी लगभग 100 साल पहले की। तो तब हुए थे एंटवर्प में, एंटवर्प। फिर वर्ष 2021 में इनमें से किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं? तो टोटल इनके हैं 34 सेंचुरीज, 34 शतक बनाए हैं। फिर है, एलोर्डा कप किस खेल से संबंधित एक प्रतियोगिता है? तो ये संबंधित है मुक्केबाजी से। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित होंगे ऑस्ट्रेलिया में। फिर है, यॉन मॉर्गन ने इंग्लैंड के अलावा किस देश के लिए क्रिकेट खेला है? तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट है, इनमें से किस खिलाड़ी ने इस वर्ष मार्लोका ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेफनोस सित्सिपास। नेक्स्ट है, इस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीतने वाली मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है आदित्य श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, विकास गौड़ा किस खेल में भारत के दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्का फेंक। नेक्स्ट है, इनमें से किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। फिर है, VAR तकनीक का उपयोग किस खेल में होता है? तो इसका उपयोग होता है फुटबॉल में। नेक्स्ट है, किस देश ने FIH प्रो लीग 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नेक्स्ट है, वर्ष 2010 में किस देश ने FIFA पुरुष वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिर इस वर्ष किस खिलाड़ी ने PGA गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिन थॉमस। नेक्स्ट है, अमेरिकी खिलाड़ी जस्टिन गेटलिन किस खेल के खिलाड़ी हैं? आपको ये बताना है। तो ये खेलते हैं फराटा दौड़ में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है, इस वर्ष फ्रेंच ओपन में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी है? तो ये हैं ईगा स्वेतेक। नेक्स्ट है, अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट झटके हैं? तो इसका राइट आंसर है
619। फिर है इंडोनेशिया ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। फिर है ट्रायथलॉन में इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो जो तलवारबाजी है ये ट्रायथलॉन में शामिल नहीं है, दौड़, साइकिलिंग और तैराकी है। फिर है टोक्यो ओलंपिक 2022 में बेसबॉल का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर है जापान। नेक्स्ट है रॉबिन वैन पर्सी, ये किस देश के दिग्गज फुटबॉलर रह चुके हैं? तो ये रिलेटेड थे नीदरलैंड से। इसके बाद सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन हैं, तो इन्हें देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्धन लोगों की जो संख्या है इसका अनुमान लगाने वाली कौन सी आधिकारिक समितियां इनमें से? तो वाईके अलग समिति भी है, सुरेश तेंदुलकर समिति भी है और सी रंगाराजन समिति भी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स निवेश निम्नलिखित में से किस उपकरण से किया जा सकता है? किस उपकरण में किया जा सकता है? तो इक्विटी में भी, ऋण में भी और हाइब्रिड प्रतिभूति और डेरिवेटिव में भी किया जा सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका भी आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संचालन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कृषि क्षेत्र में अधिक और सौर ऊर्जा उत्पादन को सक्षम करने के लिए किया जा रहा है। इस योजना में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड से जुड़े जो ऊर्जा संयंत्र है इसकी स्थापना ये नहीं जुड़ा है। फिर स्टैंड अलोन और सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना ये भी नहीं है। और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सोलराइजेशन ये भी सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कोई भी सम्मिलित नहीं है इस योजना में। फिर विश्व बैंक द्वारा समर्थित संकल्प कार्यक्रम है, ये किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। फिर हाल ही में चर्चित निगेटिव यील्ड बॉन्ड ये क्या है? तो ये एक ऐसा ऋण साधन है जो निवेशक को बॉन्ड की खरीद मूल्य से कम परिपक्वता राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव देता है। साथ ही यह केंद्रीय बैंकों या सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं और इसके साथ ही ये जो बॉन्ड है ये तनाव और अनिश्चितता के समय निवेश आकर्षित करते हैं, क्योंकि निवेशक अपनी पूंजी को महत्वपूर्ण हानि से बचाना चाहते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, बुद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात किसके बीच संबंध बताता है? ये संबंध बताता है निवेश के स्तर और सकल घरेलू उत्पाद के बीच में। फिर है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? तो ये चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम भी प्रदान करता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस भी प्रदान करता है और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह भी यही करता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाउंड रेट या बाउंड टैरिफ क्या है? तो ये जो बाउंड रेट या बाउंड टैरिफ है ये एक सीमा शुल्क की अधिकतम दर है जो आयातित देश द्वारा आयातित वस्तु पर लगाई जा सकती है। फिर है, जोम्बी फर्म ये क्या होती हैं? तो एक ऐसी फर्म जो वर्तमान आय के आधार पर अपनी ऋण सेवा लागत को कवर करने में सक्षम नहीं है उसे कहा जाता है जोम्बी फर्म। फिर है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2016 में। फिर है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो ये है लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया। फिर है, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा यानी कि NIIF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2015 में। फिर जो GI टैग है यानी कि भौगोलिक संकेत ये किनको दिए जाते हैं? तो ये कृषि उत्पाद को भी दिए जा सकते हैं, खाद्य पदार्थों को भी दिए जा सकते हैं और हस्तशिल्प, तो तीनों यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। फिर है, निम्न में से किसे विस्तारित अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी माना जा सकता है? तो कृषकों के प्रशिक्षण को भी, कृषि ऋण माफ़ी को भी और कृषि अनुसंधान में निवेश को भी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कृषि लागत और मूल आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। फिर है, ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है ये कहाँ स्थित है? तो ये है कानपुर में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ पे स्थित है? तो ये है नॉर्वे में। फिर है, प्रभात जोशी पुरस्कार किस खेल विधा हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये मलखम्ब में दिया जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट्स है। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट है मलखम्ब, ये भी आपको याद रखना है। फिर है, कैंपोस नामक घास भूमि निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ब्राज़ील में। फिर है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है? तो ये है बृहदेश्वर मंदिर।
फिर है निम्न में अमृत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है नदियों को जोड़ने की योजना है उससे। फिर है स्वतंत्रता के पश्चात देश की पहली औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 6 अप्रैल 1948 में। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पे। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 2005 में। नेक्स्ट है विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर का जो उत्पादन है इसे कहा जाता है विटीकल्चर। फिर है भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो अभी प्रेजेंट में टोटल 11 महारत्न कंपनी है भारत में। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या है? तो इसका आशय है सिक्योरिटीज़ में व्यापार करने से। नेक्स्ट है विभिन्न नदियों और उनके उद्गम स्थानों का संबंध हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो काली सिंध है और काकरी बरड़ी है इंदौर का, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। फिर है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, आपको बताना ये कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में। फिर है समय के पाँव, ये किसकी कृति है? तो ये कृति है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। फिर है छिपा शिल्प किस जिले में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है उज्जैन में। नेक्स्ट है लारूकाज उत्सव कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति मनाती है लारूकाज उत्सव। फिर है मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? तो ये है सीहोर में। फिर है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन राइट आंसर है। फिर है बीना की आगा सौद तेल शोधक रिफाइनरी, ये किस देश के सहयोग से बनी है? ये आपको बताना है। तो ये बनी है ओमान के सहयोग से। फिर है विक्रम पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? तो ये थी सरोजनी सक्सेना जी। नेक्स्ट है वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेती है वह दर क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रिपो रेट यानी कि रेपो दर। फिर है मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो ये है छिंदवाड़ा में। फिर है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी कार्ल डी एंडरसन के द्वारा। फिर है निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पार्थेनोकॉपी। फिर है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो ये है सोडियम सल्फेट। फिर है मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एपिडर्मिस। इसके बाद गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करना, ये जो प्रक्रिया इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है एनीलिंग। फिर है विदेशिया गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो विदेशिया गाया जाता है बघेलखंड में। फिर है सामान्य ज्ञान शिक्षण एवं शोध अभियोगिता के कुछ क्वेश्चन, इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यह किसने कहा है कि हमने शिक्षा को जीवन से काटकर मात्र परीक्षा और रोजगार से जोड़ दिया है, जबकि शिक्षा तो जीवन के हर क्षेत्र और हर समय हमसे सुरक्षा कवच के रूप में जुड़ी रहना चाहती है। तो यह कहा था श्री नरेंद्र मोदी जी ने। फिर है गूगल ड्राइव द्वारा जीमेल में कितनी जीबी तक मुफ्त डाटा स्टोरेज सेवा प्रदान की जाती है? इसका राइट आंसर है 15 जीबी। फिर इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे बड़ी इकाई है टीबी यानी कि टेराबाइट। फिर रूसो ने किस ग्रंथ को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है? तो इसका राइट आंसर है रिपब्लिक को। फिर शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जून 2022 में संपन्न हुआ है, आपको बताना कि कहाँ हुआ था? यह हुआ था गांधीनगर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है शोध का मुख्य ध्येय क्या है? तो इसका मुख्य ध्येय है नए तथ्यों की खोज करना। नेक्स्ट है मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सही तरीके से योग्यता का मापन किया जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन है गुड्स का। नेक्स्ट है इनमें से किसे अधिगम यानी कि लर्निंग के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है इवान पावलाव को। इवान पावलाव इसका राइट आंसर है। फिर बिना शिक्षक की मदद से पढ़ने की योग्यता का विकास किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये किया जा सकता है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। फिर है CCE का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन। फिर है एक प्राध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होना चाहिए?
तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान होना चाहिए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। फिर है सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक कौन है? तो ये है शिक्षा। फिर है जहाँ LUTE को म्यूट और गेट को हेट लिखा जाता है तो वहाँ पे ब्लू को क्या लिखा जाएगा? तो ये जो क्वेश्चन है 13, 14, 15, 16 ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप ग्रुप से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, तो इसे आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना के इन क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। फ़िलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिहू जो लोक नृत्य है ये कहाँ का आपको ये बताना है। तो ये लोक नृत्य है असम का। फिर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर क्या कहलाता है, कौन सा देश? तो ये कहलाता है आपका स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जो है ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहलाता है। फिर भारत के किस एकमात्र राज्य में समान नागरिक संहिता प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का आकाशवाणी पर प्रसारण कब होता है, आपको ये बताना है। तो इसका प्रसारण होता है रविवार को। फिर भारत में सूचना का अधिकार लागू कब हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2005 में। नेक्स्ट है 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का कौन सा अवसर था? तो 2022 में, यानी कि इस साल अवसर था 8वां। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। फिर विंग्स ऑफ फायर ये एक आत्मकथा है, तो आपको बताना है किसकी रचना है। तो ये जो आत्मकथा है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये आत्मकथा है डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम जी की। फिर है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो यह कहलाता आपका मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन भी नहीं थे, लियाकत अली भी नहीं थे। तो इनमें से कोई भी नहीं थे। आपका उपर्युक्त में से कोई भी नहीं आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन में भी निलंबित न होने वाले मूल अधिकार संबंधी अनुच्छेद कौन से हैं? तो ये हैं अनुच्छेद 20 एवं 21। फिर है सालार जंग संग्रहालय कहाँ देखा जा सकता है, मतलब कहाँ पे है ये? तो यह है आपके हैदराबाद में। फिर यहाँ पे खेल समाचार पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो ये जो खेल है इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ मतलब कि आधा न्यूज़ पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखेगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बचे हुए थे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये बर्मिंघम में हुए थे। बर्मिंघम में हुए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि भारत ने यहाँ पे मेडल कितने प्राप्त किए? तो भारत ने यहाँ पे टोटल 61 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें से 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज है। ठीक है, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है आगे कि किस देश ने टॉप किया है मेडल टैली पे? तो सबसे ऊपर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल यहाँ पे 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण थे, 57 रजत और 54 कांस्य। तो सबसे ऊपर रहा है ऑस्ट्रेलिया 178 के साथ। और भारत रहा है चौथे नंबर पे, ये भी याद रखिएगा, भारत रहा है चौथे नंबर पे। भारत ने टोटल 61 पदक जीते हैं। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल से ही इम्पोर्टेंट और 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। एक तो पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया है। ठीक है, महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 के, और ये पहली बार हुआ है। और भारत की टीम यहाँ पे रनर अप रही थी। भारत की टीम को सिल्वर मेडल मिला है महिलाओं के क्रिकेट में। ठीक है, महिलाओं के क्रिकेट में जीती थी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था। इंडिया अपना दूसरे नंबर पर रहा था, तो इंडिया को क्रिकेट में सिल्वर मेडल मिला था। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिकेट को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी में भी पदक जीते हैं। तो भारत ने एक रजत पदक जीता है हॉकी में और एक कांस्य पदक जीता है। तो 2 स्पोर्ट्स तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, खासकर कि क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अनुभवी खिलाड़ी हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस। इन्होंने वॉशिंगटन सिटी ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो इन्होंने इस टूर्नामेंट के जो फाइनल है यहाँ पे जापान के योशिहितो
निशिओका को हराया है 6-4 6-3 से। और इस साल का जो वाशिंगटन ओपन है इसे जीता है ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी निक किर्गियोस ने। इसके बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आ गया है इस महीने का, यानी कि जुलाई के महीने के जो अवार्ड दिए गए हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 2 अवार्ड दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक पुरुषों में एक महिलाओं में। तो जो पुरुषों में जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं ये हैं श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के, इनको पुरुषों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं अगर महिलाओं में बात किया जाए, वुमेंस बात किया जाए, तो वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है आईसीसी जुलाई के लिए, ये हैं इंग्लैंड की ऑलराउंडर एमा लैम्ब। ठीक है, तो पुरुषों में श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या, महिलाओं में इंग्लैंड की एमा लैम्ब। फिर यहाँ पे विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की बात करते हैं, जो कि कोलंबिया में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे भारत की तरफ से शानदार प्रदर्शन रहा है, और यहाँ पे 2 रजत और 1 कांस्य सहित 3 पदक भारत ने जीते हैं। तो भारत के सेल्वा थिरुमारन ने पुरुष तिहरी कूद स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया और रजत पदक जीता है। और इसके अलावा रूपल चौधरी ने महिलाओं में 400 मीटर दौड़ में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। और भारत ने मिश्रित जो 4x400 मीटर स्पर्धा, इसमें भी रजत पदक जीता है। तो भारत ने यहाँ पे 3 मेडल जीते हैं विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। फिर यहाँ पे भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर, ये नेपाल की क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं। ठीक है, नेपाल क्रिकेट बोर्ड के नए कोच बन गए हैं भारत के पूर्व ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर। फिर यहाँ पे आयरलैंड के बल्लेबाज हैं केविन ओब्रायन, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आयरलैंड के लिए खेलते थे ये। फिर यहाँ पे देखिए अंडर 17 महिला विश्व कप होने वाला था, कहाँ पे? भारत में। तो हाल ही में फीफा ने, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल है फीफा, इन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पे निलंबित कर दिया है। और इस कारण से जो ये टूर्नामेंट की मेज़बानी थी अंडर 17 महिला विश्व कप की, ये जो मेज़बानी है भारत से छीन ली गई है। इसके बाद यहाँ पे कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट है। तो रोमानिया की स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं सिमोना हालेप, इन्होंने जीता है इस साल का कनाडा ओपन खिताब, जो टेनिस टूर्नामेंट है। इसके अलावा पुरुषों में बात की जाए तो पुरुष वर्ग में एकल में जीते हैं स्पेन के पाब्लो कैरेनो बुस्टा, ये जीते हैं पुरुषों में। महिलाओं में जीती हैं रोमानिया की सिमोना हालेप। इसके बाद नज़र डालते हैं थोड़ा सामायिकी पे। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव हुए 2022 के, और भारत के नए और 14th नंबर के, यानी कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, श्री जगदीप धनखड़ ये बन गए हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति, जो कि 14th नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे। इसके बाद यहाँ पे अमेरिकी नौसेना का एक जहाज़ है जिसको हाल ही में मरम्मत के लिए भारत में रोका गया था, चेन्नई के पास में एनोर में। तो उस जहाज़ का आपको नाम याद रखना है, इसका नाम है चार्ल्स डू। ठीक है, ये अमेरिकी नौसेना का पोत है चार्ल्स डू। इसको मरम्मत और रख रखाव के लिए चेन्नई के पास में लाया गया था, और ये पहला अवसर है जब भारत में किसी अमेरिकी नौसेना जहाज़ की मरम्मत की गई है, इसलिए नाम इम्पॉर्टेंट है। नाम आपको याद रखना है चार्ल्स डू। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो भारत के 49वें यानी कि 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, प्रधान न्यायाधीश बनेंगे। ये हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। अभी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये हैं अभी एन.वी. रमना जी जो हैं ये 26 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं, और इनके बाद 27 अगस्त को नए CJI बन जाएंगे जस्टिस उदय उमेश ललित जी, जो कि भारत के 49th यानी कि 49वें नंबर के CJI होंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे अगला प्रकाशित हो और उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके अलावा ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ही प्लेस पे अलग अलग न्यूज़पेपर, मैगज़ीन की PDFs, नोट्स, डेली करंट अफेयर, वोकैब, जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है, वो सब कुछ एक ही प्लेस पे मिल जाएगा। साथ ही जॉब्स की कुछ भी नोटिफिकेशन आती, वैकेंसी आती है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। तो मेक श्योर वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ने की लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।
बाकी मिलते हैं अगले अंक प्रकाशन का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।